हेलो, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, आज हम लोग एक कुछ और नए टॉपिक के साथ मिले हैं। और बेसिक अकाउंटिंग जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बेसिक अकाउंटिंग का जो बेसिक टर्म्स है, उसी में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में सीखेंगे, जिसमें आता है रेवेन्यू। देखिए, रेवेन्यू के बारे में सीखेंगे हम लोग आज। रेवेन्यू क्या होता है, आइए देखिए, इसको हम लोग सीखते हैं रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू किसको कहते हैं? रेवेन्यू सिंपल समझिए कि एक एग्जांपल के थ्रू पर ये समझते हैं हम लोग रेवेन्यू के बारे में। इन सिंपल सेंस, रेवेन्यू का मतलब होता है, जो मान लीजिए कोई बिजनेस करता है कोई आदमी, तो कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए कोई कपड़े का बिजनेस कर रहा है, तो एक साल में जो टोटल कपड़ा वो बेचेगा और कपड़ा बेच करके जितना उसको कलेक्शन आएगा, मान लीजिए एक साल में वो 1 लाख का कपड़ा बेचता है, 1 करोड़ का कपड़ा बेचता है, तो 1 करोड़ उसका पूरा रेवेन्यू कहलाएगा। इस 1 करोड़ में वो हो सकता है कि 25 लाख का क्रेडिट में बेचा होगा, उधार में बेचा होगा, तो और 75 लाख का वो कैश में बेचा होगा। तो रेवेन्यू की जब बात करेंगे तो हम लोग टोटल क्रॉस की बात करेंगे। क्रॉस का मतलब टोटल, टोटल सेल की बात करेंगे। रेवेन्यू का मतलब आप बोल सकते हो, रेवेन्यू मीन्स टोटल सेल, टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। रेवेन्यू मीन्स टोटल सेल्स, वेदर कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। टोटल सेल्स को हम लोग रेवेन्यू कहते हैं। तो किसी भी संस्था के द्वारा जो उसका रेगुलर एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़े का व्यापारी है, कपड़ा बेचना उसका रेगुलर एक्टिविटी है, तो टोटल जितना का कपड़ा बेचेगा साल में, वो उसका रेवेन्यू कहलाएगा। यदि मान लीजिए कोई पंखा बेचता है, तो पूरे साल में जितना पंखा बेचेगा वो उसका रेवेन्यू है। कोई कलम बेचता है, तो पूरे साल में जितना का कलम बेचेगा वो उसका रेवेन्यू है। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ, देखिए, रेवेन्यू इज ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब टोटल इनफ्लो ऑफ कैश, कैश का मतलब यहाँ पे कैश सेल से है। और रिसीवेबल्स, रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट सेल से है। देखिए, और रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन। तो रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स से है। इसके अलावा भी समटाइम्स कुछ अदर कंसिडरेशन को भी इसमें शामिल किया जाता है, यदि ब्रॉड सेंस की बात करें तो। लेकिन इन नेट सेंस में आप इसको कह सकते हो, रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स से है। तो जैसे कोई संस्था 1 करोड़ का यदि मान लीजिए आपका उसका सेल है, तो 1 करोड़ उसका टोटल रेवेन्यू होगा। रेवेन्यू का मतलब कभी भी आपका प्रॉफिट से नहीं है। रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स से है। जितना का वो टोटल सेल करता है, दैट इज हिज रेवेन्यू। देखिए, कंसिडरेशन अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेवेन्यू का मतलब जो आपका रेगुलर एक्टिविटी है, जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, और उस ऑर्डिनरी एक्टिविटी में जो आप टोटल टोटल आपका सेल होता है, वही आपका रेवेन्यू होगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि किसी का कपड़ा बेचना, यदि मान लीजिए उसका डे टू डे एक्टिविटी है, तो कपड़ा बेच करके जो उसको आता है, दैट इज रेवेन्यू। तो किसी भी संस्था का जो रेगुलर एक्टिविटी है, उसमें जो टोटल सेल वो करता है, वो उसका रेवेन्यू कहलाता है। फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, या तो गुड्स बेच करके, या फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज,
फिर समझिए कि कोई आपका संस्था जितना का पूरे साल में, किसी का यदि गुड्स बेचना काम है तो पूरे साल में जितना का गुड्स बेचता है वो उसका रेवेन्यू है। इसके अलावा यदि कोई सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे मान लीजिए कोई टीचर है, वो आपका सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है ना, तो वो एक साल में मान लीजिए 1000 बच्चे को पढ़ाया, मान लीजिए एक साल में 1000 बच्चे को पढ़ाया, और एक बच्चे से यदि 1000 रुपया वो फीस चार्ज करता है, तो इसका 10 लाख रुपया इसका क्या हो जाएगा, 10 लाख रुपया इसका रेवेन्यू हो जाएगा। फिर समझिए यदि कोई टीचर 1000 बच्चे को पढ़ाता है और 1000 पर बच्चा फीस चार्ज करता है, तो उस टीचर के रेवेन्यू की बात करेंगे, कितना का रेवेन्यू आया, तो ये 10 लाख का रेवेन्यू आया। अब ये पूरा का पूरा 10 लाख जो रेवेन्यू है, ये हमारा प्रॉफिट नहीं है। इस रेवेन्यू में से जब हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तब प्रॉफिट आएगा। तो अभी बात कर रहे थे हम लोग सिर्फ रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू का मतलब ग्रॉस सेल, टोटल सेल्स, आइदर कैश सेल और क्रेडिट सेल। अब हो सकता है कि इस 10 लाख में मान लीजिए कि 2 लाख रुपया कैश में आया हो और 8 लाख रुपया क्रेडिट पे हो, लेकिन हम यहाँ पे पैसा नहीं भी आएगा, यदि क्रेडिट पे भी आपका होगा तब भी हम लोग रेवेन्यू की बात करेंगे, टोटल 10 लाख की बात करेंगे, ना कि आपका यहाँ पे 2 लाख या 8 लाख की बात करेंगे। रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स है। अब आप देखिए, एंड फ्रॉम यूज बाय अदर ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेस, ब्रॉड सेंस में रेवेन्यू को में हम लोग जोड़ देते हैं। आपका यदि आपका इंटरेस्ट आता है या डिविडेंड आता है या रेंट आता है, तो इसको भी हम लोग रेवेन्यू में शामिल कर देते हैं, है ना। तो आपका, लेकिन आपका एक सिंपल सेंस में आपका कहा सकता है रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स से है, लेकिन इसमें और भी इंक्लूड किया जा सकता है। यदि मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में रेंट आ रहा है, यदि आपका मान लीजिए डिविडेंड आ रहा है, इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है, ये भी रेवेन्यू में शामिल किया जाता है। इसके बाद देखिए एक्सपेंसेस की बात करते हैं हम लोग। एक्सपेंसेस क्या है, सिंपल समझिए कि आपका जो रेवेन्यू अर्न करने में जो कॉस्ट लगता है, रेवेन्यू अर्न करने में जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, उसको हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस का मतलब एक्सपायर्ड कॉस्ट। सिंपल सी बात करिए कि एक्सपेंसेस का मतलब द एक्सपायर्ड कॉस्ट इनकर्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। जैसे मान लीजिए कि कोई टीचर यदि मान लीजिए पढ़ा रहा है, 10 लाख रुपया उसका रेवेन्यू है, तो 10 लाख रुपया को कमाने में बहुत सारे एक्सपेंसेस लगे होंगे, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व हुए होंगे। जैसे कि आपका वहाँ पे स्टाफ का सैलरी होगा, मान लीजिए आपका वो रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये सभी आपका एक्सपेंसेस आपका करना पड़ता है, तभी आपका वो फीस जनरेट होता है। इसका मतलब कि एक्सपेंस वह कॉस्ट है, इसमें भी वह एक्सपायर्ड कॉस्ट है। अब आपको हम बता दें कि आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट और अनएक्सपायर्ड कॉस्ट का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी टीचिंग संस्थान में मान लीजिए कि आपका एक एसी खरीद के आया, और एसी मान लीजिए 50,000 का है, 50,000 का एसी है। हम आपको बता रहे हैं कि एक्सपायर्ड कॉस्ट किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए 50,000 का कोई एसी है, और ये एसी मान लीजिए 10 साल तक चलेगा, ये इसका एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल है, 10 साल तक ये एसी चलने वाला है। तो सपोज कीजिए कि एक साल में उसका जो वैल्यू एक्सपायर कर रहा है वो 5,000 एक्सपायर कर रहा है। क्योंकि आपका 50,000 को आपका 10 से डिवाइड करिएगा तो 5,000 रुपया एक साल में इसका वैल्यू क्या हो रहा है, एक्सपायर कर रहा है। देखिए 5,000 रुपया एक साल में इसका वैल्यू एक्सपायर कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप जब एक साल के टोटल एक्सपेंस की बात करेंगे तो वहां पे एसी जो खरीद के लाए थे 50,000 का, वो हम एक्सपेंस नहीं मानेंगे। उसको क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि 50,000 का एसी जो लाए खरीद करके ये 10 साल तक चलेगा, तो इसलिए एक साल का जो एक्सपेंस होगा वो मात्र कितना होगा, 5,000 रुपया। इसका मतलब एक साल में जो उसका वैल्यू एक्सपायर किया वो 5,000, इसलिए आपका 5,000 को ही हम लोग एक्सपेंस मानेंगे। जो रेस्ट आपका जो है आपका 45,000 वो हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं होगा। क्लियर हो गया होगा। फिर समझिए कि यदि 50,000 का एसी हम खरीद के लाए और ये 10 साल तक चलेगा, तो एक साल में जो हम लोगों का एक्सपेंस होगा वो मात्र 5,000 होगा,
क्योंकि एक साल में उसका वैल्यू एक्सपायर कर रहा है 5000। जब हम एक साल के एक्सपेंस की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ हम लोग 5000 को ही एक्सपेंस में दिखाएंगे, जब 45,000 के एक्सपेंस में हम लोग नहीं दिखाएंगे, क्योंकि 45,000 हम लोग अगले 9 साल में धीरे धीरे करके एक्सपायर करेगा। तो जब आपका हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आपका एक्सपायर्ड कॉस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। देखिए आपका यह वह कॉस्ट है जो रेवेन्यू जनरेट करने में आपका लग जाता है। इट इज अ वैल्यू विच हैज बीन expired during the accounting period। वैसा वैल्यू जो आपका इस साल एक्सपायर्ड कर गया। जैसे मान लीजिए अभी आपको जो मैंने बताया कि आपका 50,000 का एसी खरीदा जिसमें 5,000 रुपया ही एक्सपेंस माना जाएगा, 45,000 जो है वो हमारा एसेट माना जाएगा, वो आपका अगले 9 वर्षों में धीरे धीरे करके एक्सपायर करेगा। इसीलिए इस साल के अंत में हम लोग 5,000 को एक्सपेंस मानेंगे और 45,000 को हम लोग एसेट मानेंगे, जो कि उसका बेनिफिट हमको आगे मिलेगा। इसीलिए आप देखिए कि एक्सपेंसेस का मतलब वह एक्सपायर्ड कॉस्ट है जो रेवेन्यू जनरेट करने में यूज हो जाता है। जैसे देखिए आपका इलेक्ट्रिसिटी यूज हो गया, वो एक्सपायर्ड कर गया, वो आपका फिर रिकवर नहीं होगा। इसी तरह से रेंट जो हम लोग दे दिए वो आपका एक्सपायर्ड कर गया, स्टाफ को सैलरी दे दिए वो एक्सपायर्ड कर गया। तो इस तरह के कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंस। तो एक्सपेंस क्या है? एक्सपेंस इज द एक्सपायर्ड कॉस्ट विच इनकर्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू जनरेट करने में जो कॉस्ट एक्सपायर कर जाता है उसे हम लोग एक्सपेंस कहते हैं। तो देखिए जैसे इसका एग्जांपल है सैलरीज, वेजेस। एक वर्ड है डेप्रिसिएशन, ये आपका नया वर्ड आपके लिए है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। जैसे मैंने अभी आपको बताया डेप्रिसिएशन का मतलब यदि कोई फिक्स्ड एसेट खरीद के लाते हैं, फिक्स्ड एसेट का मतलब अस्थायी संपत्ति। जैसे आपका मैंने एसी का एग्जांपल लिया, ये भी एक फिक्स्ड एसेट है और इसका जो वैल्यू एक साल में एक्सपायर कर रहा है 5,000 रुपया, वो हमारा डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी फिक्स्ड एसेट जो खरीद के लाते हैं वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए लाते हैं, उसका वैल्यू एक साल में जितना घटता है दैट इज डेप्रिसिएशन। तो देखिए एक साल में जितना वैल्यू एक्सपायर किया वो हमारा एक्सपेंस कहलाएगा। इसलिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट ये हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जितना का आपका गुड्स बिका उसका जो कॉस्ट है वो आपका इसका एक्सपेंस कहलाएगा। तो एक्सपेंस का सिंपल सा मतलब आप समझिएगा, एक्सपेंसेस इज द एक्सपायर्ड कॉस्ट इन जनरेटिंग रेवेन्यू। एक्सपायर्ड कॉस्ट इनकर्ड मींस वह कॉस्ट जो आपका रेवेन्यू अर्न करने में यूज हो जाता है, खप जाता है, उसे हम लोग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए अब आपका हम लोग ने पढ़ा रेवेन्यू के बारे में, हम लोग ने पढ़ा एक्सपेंस के बारे में। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस में आपका जो रिलेशन है यह है कि आपका रेवेन्यू का मतलब टोटल सेल्स से है, ग्रॉस सेल्स से है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश, रिसीवेबल्स और अदर कंसिडरेशन। जो आपका नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में आप रियलाइज करते हैं दैट इज रेवेन्यू। और इस रेवेन्यू को अर्न करने में जो कॉस्ट एक्सपायर्ड कर जाता है, जो कॉस्ट लग जाता है, जो कॉस्ट यूज हो जाता है, जो कॉस्ट कंज्यूम हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंस कहते हैं। अब आप देखिए तो रेवेन्यू में से जब एक्सपेंस को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट की यदि बात करते हैं हम लोग तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। आइए देखिए आगे हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट की बात करेंगे। प्रॉफिट किसको कहते हैं? देखिए देखिए बहुत सिंपल है प्रॉफिट। अभी मैंने आपको बताया कि रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बारे में, तो प्रॉफिट क्या आएगा? प्रॉफिट का मतलब सिंपल समझिए कि रेवेन्यू में से जब हम लोग एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि कोई टीचर एक साल में 1,000 बच्चे को पढ़ाता है और एक बच्चा से 1,000 रुपया फीस चार्ज करता है, तो 10 लाख रुपया उसका टोटल रेवेन्यू हो गया। टोटल रेवेन्यू हो गया कितना? 10 लाख। अब इस 10 लाख में से मान लीजिए कि टोटल आपका कॉस्ट जो उसको आता है, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ सैलरी, टीचर सैलरी, सब मिला के 8 लाख रुपया उसको एक्सपेंस हो जाता है। 8 लाख कॉस्ट लग जाता है। इसका मतलब प्रॉफिट की बात करेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा आपका
2 लाख का प्रॉफिट होगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, देखिए ये है हमारा रेवेन्यू और इसमें से एक्सपेंस को माइनस कर दिए, ये आ गया प्रॉफिट। तो देखिए कहता है कि प्रॉफिट, द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड एक्सपेंस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट का मतलब सिंपल समझिए कि प्रॉफिट आपका रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, रेवेन्यू में से जब हम लोग एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, ये हमारा प्रॉफिट आता है। तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस करेंगे तो प्रॉफिट। किसी संस्था में टोटल जो रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो दैट इज प्रॉफिट। ये प्रॉफिट के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, कि बिजनेसमैन के एफर्ट का एक रिवार्ड होता है। जब बिजनेस में प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट का अधिकार किसका होता है, बिजनेसमैन का अधिकार होता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट भी बिजनेस का लायबिलिटी होता है। कैसा लायबिलिटी होता है, इंटरनल लायबिलिटी होता है। ये मैंने आपको जब बताया था, लायबिलिटी जब हम आपको पढ़ा रहे थे इसके जस्ट पिछली क्लास में, वहां बताए थे कि प्रॉफिट भी हमारा लायबिलिटी है। तो बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है दैट इज आल्सो लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। इसके बाद देखिए आप बात करेंगे इनकम की, बात करेंगे। देखिए अब आपका बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इनकम और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, कि इनकम और प्रॉफिट एक ही है या इनकम और प्रॉफिट अलग अलग है। सिंपल समझिए कि जब हम किसी आपका इनकम की बात करते हैं, इनकम में प्रॉफिट भी इंक्लूड होगा, इनकम का ब्रॉड सेंस होगा एंड दैट इंक्लूड प्रॉफिट आल्सो। तो प्रॉफिट के अलावा जो अदर कंसिडरेशन जो आपका बिजनेस में आता है, अदर आपका इनकम है, वो भी आपका क्या होगा, इनकम में आ जाएगा। तो प्रॉफिट प्लस अदर अर्निंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम बोलेंगे। फिर समझिए कि इनकम का मतलब आपका प्रॉफिट तो हुआ, जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज हुआ, वहां से आपका जो है प्रॉफिट आया। अब इसके अलावा अदर कंसिडरेशन, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट पे इनकम है या अदर कोई इनकम यदि बिजनेस में होता है तो उसको भी आपका इनकम में शामिल किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस संस्था है, वो आपका कपड़े का बिजनेस करता है। तो कपड़े के बिजनेस से जो उसको आपका रेवेन्यू आया और आपका उससे जो एक्सपेंस हुआ वो आपका आप डिफरेंस निकाल गए, उसका प्रॉफिट निकल गया। इसके अलावा मान लीजिए वो पैसा कहीं वो इन्वेस्ट करता है, कहीं एफडी करा लिया है, कहीं वो इन्वेस्टमेंट कर लिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, तो आपका वहां से जो आपका इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रहा है दैट इज नॉट प्रॉफिट, है ना, दैट इज अदर सोर्स ऑफ इनकम। तो इनकम की जब बात करेंगे संस्था का, तो प्रॉफिट भी उसको आया था और प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम, दोनों को जब जोड़ देंगे तो हम लोग का टोटल इनकम आएगा। यहाँ पे आप देखिए इनकम का रहा है इंक्रीज इन द नेट वर्थ ऑफ इंटरप्राइज आइदर फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पे आपका है बिजनेस एक्टिविटीज और अदर एक्टिविटीज is termed as income. Income has wider term which include profit also. देखिए कह रहा है कि इनकम का वाइडर टर्म है जो कि प्रॉफिट को भी इंक्लूड करता है। मींस इनकम में प्रॉफिट भी शामिल होगा। यदि किसी के इनकम की बात करेंगे तो प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड करके हम बताएंगे, है ना। यदि प्रॉफिट की बात करेंगे तो सारे इनकम को शामिल नहीं करेंगे। तो आपका हर प्रॉफिट इनकम है लेकिन हर इनकम प्रॉफिट नहीं कह सकते आप। अब देखिए यहाँ पे इनकम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस अदर अर्निंग्स। प्रॉफिट में अदर अर्निंग्स को जब हम लोग ऐड कर देते हैं, ये हमारा क्या आता है, इनकम आता है। इनकम इज इक्वल्स टू प्रॉफिट प्लस अदर अर्निंग्स। इसके बाद देखिए गेन्स की बात करते हैं हम लोग। गेन्स क्या होता है, सिंपल समझिए, एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि मान लीजिए कि आपका कोई आपने लैंड खरीद के रखा है। आज से 20 साल पहले आपके पिताजी खरीदे थे लैंड और वो आपका मान लीजिए 5,000 का खरीदे थे। 5,000 रुपया में एक कट्ठा जमीन खरीदा, 5,000 रुपया प्रति कट्ठा के दर से जमीन खरीदा और उसको 2025 में आकर के आप बेच रहे हैं। तो आप देखिए कि आपने 2020 में 5,000 का जो जमीन खरीदा था, आज हो सकता है उसका दाम 1 लाख हो गया होगा। तो कहने का मतलब कि आपका ये 5,000 बढ़ करके कितना हो गया, 1 लाख रुपया। एंड देयर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट इन्वॉल्व। आपका वैल्यू ऑफ एसेट जो है इंक्रीज कर गया विदाउट आपने कोई एफर्ट उसमें कुछ नहीं लगाया, उसका मार्केट प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो कहने का मतलब
इस तरह का जो इंक्रीमेंट होता है एसेट के वैल्यू में आपका, इसको हम लोग बोलते हैं गेन्स। जो आपने उसको सिर्फ अपने पास होल्ड करके रखा और उसमें इंक्रीमेंट हो गया, गोल्ड रखा उसमें इंक्रीमेंट हो गया, दिस इंक्रीमेंट इज नोन एज गेन्स। तो देखिए यहाँ पे आपका, और ये जो गेन्स है ये आपका इंसिडेंटल ऑफ बिजनेस होता है, ये आपका रेगुलर एक्टिविटी में नहीं होता है, ये इंसिडेंटल एक्टिविटी है। तो रेगुलर एक्टिविटी में हम लोग गेन्स वर्ड यूज नहीं करते हैं, वहां पे प्रॉफिट वर्ड यूज करते हैं। तो गेन्स का वर्ड का मतलब आपका जो है ये इंसिडेंटल एक्टिविटी, जैसे आपका देखिए जमीन खरीदना, ये डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आता है, गोल्ड खरीदना डे टू डे एक्टिविटी में नहीं आता है। तो ये आपका जो बिजनेस का इंसिडेंटल एक्टिविटी है जिसमें आप कोई एसेट का खरीद के रखते हैं और उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होता है, तो इस तरह के इंक्रीज को हम लोग गेन्स कहते हैं। जैसे देखिए कह रहा है ए प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शंस which are incidental to the business, देखिए incidental to the business, which are incidental to the business, such as sale of fixed asset, winning a court case, appreciation in the value of asset। देखो यदि मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट बेचे हैं और इस फिक्स्ड एसेट को बेचने पे कोई आपका प्रॉफिट हो गया। फिक्स्ड एसेट का मतलब हम आपको पहले बता चुके हैं। फिक्स्ड एसेट का मतलब वह एसेट जो बिजनेस में हम लोग लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट अस्थाई संपत्ति, फिक्स्ड एसेट का मतलब अस्थाई संपत्ति जिसको हम लोग बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज के लिए लाते हैं, जिसका पर्पस होता है बिजनेस में यूज करना और रेवेन्यू जनरेट करना। तो यदि इस फिक्स्ड एसेट को हम लोग बेच देते हैं और इसको आपका मान लीजिए आपका 5 साल रखे 10 साल रखे, उसके बाद इसको बेचे और उस पर प्रॉफिट हो गया, तो इस तरह का प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, गेन्स बोलते हैं। या आपका देखो कोई कोर्ट में केस जीत गए है ना, ये भी आपका इसमें भी प्रॉफिट हुआ आपको, तो गेन्स कहलाएगा। यदि कोई एसेट का वैल्यू एप्रिसिएट कर गया, मैंने आप जैसे बताया था आपको कि गोल्ड का एग्जांपल लिया, जैसे लैंड का एग्जांपल लिया, इसमें आपका इसको आपने होल्ड करके रखा और इसका वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज नोन एज गेन्स। इस तरह से हम लोग ने पढ़ा प्रॉफिट के बारे में, इनकम के बारे में, गेन्स के बारे में। थोड़ा सा और कुछ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे लॉस के बारे में। आइए देखिए, अब हम लोग लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं कि लॉस क्या होता है। देखिए लॉस सिंपल समझिए, लॉस का मतलब कि टोटल रेवेन्यू यदि आपका कम है टोटल एक्सपेंसेस से तो लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि यदि एक्सपेंस किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा है और रेवेन्यू कम आता है तो वहाँ पे आपका लॉस होना है। तो रेवेन्यू आपका if revenue is less than, if revenue is less than expense, या कह सकते हो if expenses is greater than revenue, यदि एक्सपेंस ज्यादा है और रेवेन्यू कम है तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ ए पीरियड ओवर इट्स रिलेटेड रेवेन्यू इज टर्म एज लॉस। सिंपल सा बात है, कोई भी आदमी कह सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में यदि मान लीजिए कि इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, मींस रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, लॉस होगा। इट डिक्रीजेज ओनर्स इक्विटी, देखिए लॉस होगा तो क्या होगा, लॉस होगा तो ओनर्स इक्विटी का मतलब यहाँ पे ओनर्स कैपिटल से है कि दैट लॉस रिड्यूसेस योर कैपिटल, तो ये कैपिटल को क्या करेगा, घटा देगा। लॉस के कारण कैपिटल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि लॉस कहां से कंपनसेट होगा, लॉस कंपनसेट होगा आपके कैपिटल से। इसीलिए जब लॉस होता है तो उसको कैपिटल से हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इट ऑल्सो रेफर्स टू मनी और मनी इज वर्थ लॉस्ट विदाउट रिसीविंग एनी बेनिफिट इन रिटर्न। जैसे देखिए आपका लॉस में आपका कोई मनी या मनी इज वर्थ, मान लीजिए कि आप सपोज कीजिए कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैश चोरी हो गया, गुड्स आपका जो है डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया, ये मनी वर्थ हो गया। मनी का उसमें भी मनी इन्वॉल्व हुआ है कि आपका
गुड्स जल गया, आग लग गई ऑर्गेनाइजेशन में, गुड्स जल गया, ये भी लॉस हो गया, है ना। यदि आपका इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, मान लीजिए 5,000 का जो है आपका ये आपका 50,000 का, मान लीजिए 50,000 का लॉस हुआ है हमको, आग लग गया गुड्स का, गुड्स में जल गया 50,000 का गुड्स। यहाँ पे 50,000 में यदि इंश्योरेंस कंपनी 40,000 का क्लेम दे देती है तो हमको एक्चुअल लॉस कितना होगा, 10,000 का। लेकिन यदि आपका गुड्स इंश्योर्ड नहीं है तो पूरा का पूरा 50,000 आपका क्या कहलाएगा, लॉस। तो कहने का मतलब चाहे कैश का लॉस हो, चाहे आपका कोई एसेट का लॉस हो, चाहे गुड्स का लॉस हो, आपका यदि आप यहाँ पे बिना उसको यूज किए हुए यदि वो आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आपका क्या कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। मान लीजिए कि आपका, चलो एसी का एग्जांपल लेते हैं, एसी खरीद के लाए और आपका एक दिन के बाद आग लग जाए उसमें, तो आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, अभी ऐसी आपका पूरा पूरा फुल प्राइस पे आपका था, वो आपका 100% आपका डेप्रिसिएट नहीं किया था। लेकिन यदि आपका वो एसी डिस्ट्रॉय हो जाता है, आग लग जाती है, कुछ हो जाता है, तो उस समय में आपका देखिए आपका ये क्या कहलाएगा, लॉस। तो एक्सपेंस और लॉस में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, मैं आपको बताना चाहूंगा एक्सपेंस और लॉस में आपका देखिए क्या डिफरेंस है। देखिए थोड़ा सा आपको बताते हैं हम आपको डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। देखिए एक्सपेंस और लॉस, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको हम बताएंगे तो आपको और क्लियर होगा एक्सपेंस और लॉस में क्या डिफरेंस। सपोज कीजिए एक हम कलम खरीद के लाए, एक हमने आपका पेन खरीद के लाया, एक कलम खरीद के लाए। अब आप देखिए हम आपको बता रहे हैं एक्सपेंसेस और लॉस में बेसिक डिफरेंस। एक कलम खरीद के लाए हम, और ये कलम आप देखिए कि आपका 10 रुपये की एक कलम है, 10 रुपया में कलम खरीद के लाए, और ये कलम हमने लिख करके खत्म कर दिया। देखिए हमने इसको क्या किया, लिख लिख करके आपका खत्म कर दिया। तो देखिए यदि लिख करके खत्म करते हैं आप, इसका मतलब यू हैव गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम दैट। आप उससे क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। इसका मतलब आप उससे यूटिलिटी गेन कर रहे हैं, आप उसकी उपयोगिता ले रहे हैं, आप उससे बेनिफिट लिए और उसके बाद वो कलम खत्म हो गया और आप उसको फेंक देते हैं। क्लियर है। एक दूसरा केस देखिए, आपका कलम खरीद के लाए और आप अभी लिखे भी नहीं थे और वो कोई चोरी हो गया, गिर गया, कहीं भुला गया। अब देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, कलम आपके पास दोनों ही सिचुएशन में नहीं रहा। एक केस में आपने लिख करके उसको फेंक दिया, वहां भी कलम आपके पास नहीं है। एक केस में आपका कलम जो है चला गया, कोई भुला गया, कहीं गिर गया। अब देखिए दोनों सिचुएशन आपके पास है, एक सिचुएशन में आपको दुख होगा और एक सिचुएशन में आपको दुख नहीं होगा। तो जिस सिचुएशन में आपने कलम को लिख करके खत्म किया वहां आपको कोई दुख नहीं होगा, वहां उल्टे आपको खुशी होगी कि हमने कलम से लिखा, इतना पढ़ा। जबकि दूसरा सिचुएशन है जहां पे आपको दुख होगा कि अरे कलम तो हम खरीद के लाए थे, लिखे भी नहीं और कलम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब देखिए दोनों सिचुएशन में आप बाइफरकेट कर सकते हैं। जिस सिचुएशन में आपने कलम को लिख करके खत्म किया वो आपका एक्सपेंस कहलाएगा, मींस आपने यूटिलिटी गेन किया, वहां से बेनिफिट लिया और तब कलम खत्म हुआ, तो एक्सपेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे हमको एक्सपेंस के केस में दुख नहीं होता है कि हमने उसका यूटिलिटी लिया, हमने उसका बेनिफिट लिया, अब खत्म हो गया। लेकिन दूसरा सिचुएशन आप देखिए कि यदि आपने कलम को आपने यूज नहीं किया और वो कलम खत्म हो जाती है तो वहां पे आपको दुख होता है कि भाई कलम हम खरीद के लाए थे, लिखे भी नहीं और खत्म हो गया। तो देखिए यही आपका लॉस का सिचुएशन है। तो कहता है कि लॉस का मतलब आपने कोई एसेट को विदाउट आपका कोई एसेट या मनीज वर्थ मींस कोई एसेट आप जो है बिना यूटिलाइज किए हुए वो जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो ये भी आपका लॉस का सिचुएशन अराइज हो जाएगा। इसके बाद देखिए तो यहां पे हमने आपको लॉस बताया, जैसे आपका देखिए इसका एग्जांपल है कैश और गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट और फायर, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एटसेट्रा। ये सभी जो आपका है लॉस का एग्जांपल है। इसके अलावा देखिए हम बात करेंगे
वॉचर की, ये देखिए वॉचर क्या होता है? वॉचर, वॉचर का मतलब होता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वॉचर का मतलब एक डॉक्यूमेंट, ये भी एक आपका टर्म्स है वॉचर। अब देखिए बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हम लोग लिखते हैं, बिजनेस में आपका हम लोग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का एक आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि बिजनेस में आपका बुक्स में, आपका बिजनेस बुक में कोई भी वैसा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे जिसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो वॉचर क्या कर रहा है? तो वॉचर एक आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इन प्रूफ ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जो हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, वैसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जिसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो हर ट्रांजैक्शन का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और दैट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज वॉचर। जैसे इसमें देखिए कैश मेमो है, बिल है, एग्रीमेंट है, एटसेट्रा। इसके बाद देखिए गुड्स, गुड्स किसको कहता है? देखिए गुड्स कहता है कि आपका जो भी आर्टिकल या थिंग जो आपका, जिसमें आप डील करते हैं, जैसे कोई कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा में डील करता है, कपड़ा उसके लिए गुड्स हो जाएगा। तो गुड्स, कौन सा गुड्स होगा ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। यदि मान लीजिए कोई आपका बिल्डर है, वो जमीन खरीदता है, बेचता है, तो जमीन उसके लिए गुड्स कहलाएगा। कोई फर्नीचर व्यापारी है, फर्नीचर बेचता खरीदता है, तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स कहलाएगा। लेकिन वही सोचिए कि आपका कोई कोचिंग संस्थान आपका वही फर्नीचर लाता है बच्चों को बैठने के लिए, तो वो उसके लिए गुड्स नहीं कहलाएगा, उसके लिए क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा। तो एसेट और गुड्स जो है आपका डिफरेंस होगा एज पर द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वही फर्नीचर दुकान के पास जो है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका गुड्स कहलाएगा। जबकि वही फर्नीचर यदि आपका कोई कोचिंग संस्थान लाता है तो वो उसके लिए एसेट कहलाएगा। वही आपका जमीन, कोई रहने के लिए, मकान बनाने के लिए घर आपका जमीन खरीदा है, वो उसके लिए एसेट होगा। वही आपका यदि लैंड ब्रोकर जो है वो जमीन खरीदता है बेचने के लिए, तो वो उसके लिए क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। गुड्स मीन्स एन आर्टिकल इन विच बिजनेस डील, देखिए कह रहा है इट रेफर्स टू द प्रोडक्ट विच द बिजनेस यूनिट इज डीलिंग इज नोन एज गुड्स। जिसमें आप डील करते हैं दैट इज नोन एज गुड्स, जिसका मतलब आपको बिजनेस है, खरीदते बेचते हैं। अब एक वर्ड और है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? देखिए ड्राइंग्स भी आपका एक नया वर्ड है, आपको ये भी हम लोग बहुत बार यूज करेंगे आपका आगे, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ड्राइंग्स का मतलब जब बिजनेसमैन बिजनेस से मनी या गुड्स या कोई एसेट विड्रॉ कर लेता है, मींस अपने पर्पस के लिए निकाल लेता है। मान लीजिए बिजनेस के पैसे से आपने अपना घर का रेंट पेमेंट कर दिया, बिजनेस के पैसे से आपने अपना पर्सनल कोई काम कर लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स रेफर्स टू द विड्रॉल ऑफ मनी, गुड्स और सर्विसेज। ये देखिए विड्रॉल ऑफ मनी, गुड्स बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब सिंपल सा है कि यदि आपका बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन चाहे पैसा निकालता है, चाहे गुड्स निकालता है, चाहे आपका कोई एसेट, मान लीजिए कि बिजनेस में आपका कुछ पैसा आपका बिजनेस से निकाल करके हमने पर्सनल यूज कर लिया, मान लीजिए अपने बच्चे का फीस दे दिया, तो हम लोग ने पढ़ा था कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है। तो यदि बिजनेस से आप कुछ भी पैसा निकालते हैं पर्सनल यूज के लिए, दैट इज नोन एज ड्राइंग। मान लीजिए बिजनेस में हमने एसी खरीद के लाया और इसको हमने आपका दुकान में लगाने के लिए लाया और जाके घर में लगा दिया इसको, तो ये भी आपका देखिए बिजनेस के पैसे से हमने क्या किया, ये आपका घर में जाकर के एसी लगा दिया, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स कहलाएगा। ड्राइंग्स मीन्स आपका रिडक्शन इन कैपिटल, मीन्स आपका विड्रॉल ऑफ कैपिटल, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स। आपने कैपिटल विड्रॉ कर लिया, इसलिए इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में ड्राइंग्स के नाम से जानते हैं। तो ये आपका देखिए कुछ वर्ड हम लोग ने पढ़ा, लॉसेस के बारे में, वॉचर के बारे में, गुड्स के बारे में और ड्राइंग्स के बारे में। इसके बाद देखिए दो वर्ड और हम लोग सीखेंगे आज। ये आपका देखिए इसके बारे में आप ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, जब हम आपको एसेट और लायबिलिटीज पढ़ा रहे थे तो वहां भी हम लोग ने इस बात को डिस्कस किया था। डेटर और क्रेडिटर, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
डेटर और क्रेडिटर। डेटर और क्रेडिटर क्या होता है? देखिए, डेटर के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपका कोई संस्था जब उधार पे गुड्स बेचती है, क्रेडिट पे गुड्स बेचती है, तो आपका जिसको उधार पे हम गुड्स बेचते हैं उसको डेटर कहते हैं, और जिससे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर कहलाता है। तो डेटर का मतलब उस पर द पर्सन टू होम गुड्स सोल्ड या सर्विसेज प्रोवाइडेड ऑन क्रेडिट इज नोन एज डेटर। देखिए, जिस पर्सन को हम उधार पे गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं, जिससे हमको फ्यूचर में पैसा लेना है, दे आर नोन एज डेटर। एंड डेटर इज योर एसेट, क्योंकि एसेट का डिफिनेशन क्या पढ़े थे हम लोग कि जिसको फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट हम लोग कर सकते हैं आपका, या जिससे बेनिफिट लेते हैं, वो हमारा एसेट कहलाता है। तो डेटर हमारा क्या होता है? एसेट। इट इज एन एसेट। ये एसेट होता है किसी बिजनेस का, क्योंकि हम जिसको क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं फ्यूचर में उससे पैसा लेते हैं। इसी तरह से देखिए, क्रेडिटर क्या होता है? जिसको हम उधार पे गुड्स, आप जिससे उधार पे गुड्स खरीदते हैं, जिससे उधार पे गुड्स खरीदेंगे उसको फ्यूचर में पैसा देना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या होता है? क्रेडिटर हमारे लिए इट इज अ लायबिलिटी। ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है, क्योंकि लायबिलिटी का डिफिनेशन हम लोग ने पढ़ा था कि जिसको फ्यूचर में पे करना होता है वो लायबिलिटी होता है, इसलिए क्रेडिटर भी हमारा क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो कुछ बेसिक हम लोग ने कंसेप्ट पढ़ा, बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे कि इस टर्म्स को, इस आपका जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, इसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, इसके लिए क्या प्रावधान है, क्या रूल्स है, किस तरह से हम लोग इसको रिकॉर्ड करते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की सभा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।